अब तक हमने देखा कि कैसे एक बैंक अपने अलग अलग फंक्शंस के थ्रू इकनॉमी को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। लास्ट हमने फंक्शंस में से पढ़ा था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, विच मीन्स कि एक बैंक अपने स्पेशल कस्टमर्स यूजुअली बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उनके बैंक में जितना पैसा रखा है उनके अकाउंट में, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो बैंक एक लिमिट उन्हें सैंक्शन कर देता है। उस लिमिट में से जितना मर्ज़ी पैसा जो अकाउंट होल्डर है वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन जितना पैसा वो विड्रॉ करेगा उतने पर उसे इंटरेस्ट ज़रूर पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। और इसमें लोन और इसमें एक फ़र्क, मेन डिफरेंस ये है कि लोन पर जब आपको लोन दिया जाता है तो आपको पूरा अमाउंट जितना लोन का दिया जाता है उस पर आपको सारे पर इंटरेस्ट पे करना होता है। ओवरड्राफ्ट में आप पर सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट चार्ज होता है जितना आप विड्रॉ करेंगे उस लिमिट में से। तो ये आपका बैंक के मेन अभी तक जो हमने 4 फंक्शंस देखे। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा एजेंसी फंक्शंस ऑफ द बैंक। अब ये एजेंसी फंक्शन से हमारा क्या मतलब है कि बैंक अपने कस्टमर्स के लिए एज एन एजेंट भी काम करता है और उसके लिए कुछ कमीशन उसको मिलती है। जैसे कि सबसे पहला काम है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। बैंक अपने कस्टमर्स का पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट्स, मेल ट्रांसफ़र्स, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र्स, इन सभी मीन्स के थ्रू, मीडियम्स के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा बैंक चेक्स, बिल्स, हुंडीज़ और डिमांड ड्राफ्ट्स कस्टमर के बिहाफ पर इन सभी मीडियम्स के थ्रू पैसा कलेक्ट भी करता है। अगर कस्टमर ने बैंक को कोई चेक दिया है या बिल दिया है या हुंडीज़ दी हैं या कोई डिमांड ड्राफ्ट दिया है तो बैंक कस्टमर के बिहाफ पर जाकर उनके लिए पैसे इकट्ठे भी करके लिया आता है। ऐसे ही अलग अलग पेमेंट्स होती हैं किसी कस्टमर की, जैसे उसको टैक्स पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, बिल्स देने हैं। जैसे जैसे कस्टमर की डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से वो बैंक अपने कस्टमर के लिए ये काम भी करता है। ऐसे ही सिक्योरिटीज़ का सेल एंड परचेज़, शेयर्स की सेल एंड परचेज़ भी कस्टमर के बिहाफ पर बैंक करता है। किसी कस्टमर ने किसी शेयर से पैसा लगाया है या कहीं लोन दिया है या डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है और वहाँ से कोई डिविडेंड आना है, शेयर्स पर आया हुआ डिविडेंड, लोन पे मिला हुआ इंटरेस्ट या फिर डिवेंचर्स पर कोई अगर इंटरेस्ट आता है तो कस्टमर के बिहाफ पर बैंक कलेक्ट भी करता है इसे। नेक्स्ट है एक्ट्स एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कस्टमर्स ऑन द एडवाइस ऑफ इट्स कस्टमर्स। यानी अपने कस्टमर्स के एडवाइस पर कस्टमर का ट्रस्टी मतलब जो इन केस अगर कस्टमर को कुछ हो जाता है उसकी लाइफ को तो कस्टमर की प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा और उसके बिहाफ पर सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन्स करेगा जो किसी एग्जीक्यूटर मतलब जो कस्टमर के बिहाफ पर पीछे से उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा, या फिर आप कहते हैं उसके मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या करना है, इसका पूरा राइट उस बैंक के पास होगा। लास्ट फंक्शन है लेटर्स ऑफ रेफरेंस। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ इट्स कस्टमर्स टू ट्रेडर्स एंड प्रोवाइड्स सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेडर्स टू इट्स कस्टमर्स। लेटर्स ऑफ रेफरेंस से हमारा क्या मतलब है कि अगर आपके कस्टमर को, बैंक के कस्टमर को किसी से बिज़नेस करना है और उसको एज अ सिक्योरिटी कस्टमर की इकोनॉमिक पोजीशन पता करनी है तो उसके लिए कस्टमर एक गारंटर के तौर पर या फिर एक रेफरेंस लेटर के तौर पर इशू कर सकता है, एक लेटर जिसमें बैंक ये बताएगा कि इस कस्टमर के पास अपना इतना इनफ बैलेंस है कि आपके साथ बिज़नेस सिक्योर होकर कर सकता है। तो ये हो गए हमारे एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक्स। इसके अलावा बैंक कई सारे जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रैवलर्स टैक्स। ट्रैवलर्स टैक्स क्या होते हैं? बैंक अगर उसका कस्टमर अगर किसी मान लो दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ बिज़नेस करता है, तो उसको एक ट्रैवलर्स चेक के नाम से डॉक्यूमेंट इशू करके देता है। उस डॉक्यूमेंट को कस्टमर दूसरे देश में बिज़नेस करने के लिए यूज़ कर सकता है। ऐसे ही लॉकर फैसिलिटी, बैंक अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी देते हैं जिसमें वो अपने वैल्यूएबल्स सेफली रख सकते हैं।
इसके बाद है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ इशूड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़। अंडर राइटिंग क्या होता है? जब गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स इशू करते हैं तो कई बार उनको इशू करने का पूरा ठेका एक बैंक को या कंपनी को दे देते हैं, जो इस बात की गारंटी देते हैं कि उनके सारे शेयर्स को ये जो बैंक है या जो कोई कंपनी है जिसको वो अंडर राइटिंग का ठेका दे रहे हैं वो पूरे तरीके से इशू कर देंगे। उसमें से कुछ भी ऐसा खाली नहीं रह जाएगा, कोई भी शेयर वेस्टेड नहीं रह जाएंगे, यानी कि अनसोल्ड नहीं रहेंगे। तो उसके बदले में बैंक्स को या जो भी ये बैंक ये काम कर रहा है या कोई कंपनी ये काम कर रही है उसे एक स्पेसिफिक कमीशन दी जाती है, और अगर उसमें से कुछ शेयर्स अनसोल्ड रह जाते हैं तो वो ये गारंटी लेते हैं कि उन शेयर्स को वो खुद ही खरीद लेंगे। तो इस तरह के काम भी बैंक करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी को ख़रीदना और बेचने का काम भी कमर्शियल बैंक्स करते हैं। यानी आपने बहुत बार सुना होगा कि फॉरेन करेंसी में जैसे यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, तो वो काम भी उसको ख़रीदने और बेचने का काम भी कमर्शियल बैंक करता है। तो ये इस तरह से हमने कुछ ऐसे और फंक्शंस देखे। ऐसे ही इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो और भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को बनाने का मेन पर्पस गवर्नमेंट का यही रहता है कि पूरी इकनॉमी के अंदर हर किसी तक पैसा पहुंच सके और वो उसके हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके या फिर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का जो मेन हेड बैंक है वो हमारा आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है हमारा कंट्री का। तो अगर आरबीआई को लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इस समय गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उसके हिसाब से उस पॉलिसी के हिसाब से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इकनॉमी के अंदर पैसा बढ़ाने या घटाने के लिए बोल सकता है। उसके लिए कमर्शियल बैंक्स को अलग अलग पॉलिसीज़ दी जाती हैं, लेकिन ये मेन पॉलिसी के जो फॉलोइंग है ये सेंट्रल बैंक ही करवाता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली इकनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ही की जाती हैं। अब समझते हैं कि मनी क्रिएशन कैसे होती है। मनी क्रिएशन से हमारा मतलब क्या है कि इकनॉमी के अंदर जब आरबीआई या सेंट्रल बैंक कोई करेंसी प्रिंट करता है, करेंसी नोट्स प्रिंट करता है, कॉइन्स प्रिंट करता है, तो उस करेंसी को इकनॉमी में सर्कुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि इकनॉमी के अंदर मनी क्रिएशन से हमारा मतलब क्या है कि हर इकनॉमी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक है वो जो करेंसी प्रिंट करते हैं उस करेंसी को आगे पूरी इकनॉमी में सर्कुलेट करने का काम कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करवाया जाता है। वो काम कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कैसे करवाया जाता है उसे हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल बैंक ने 2000 रुपये की करेंसी प्रिंट की और उस करेंसी को गवर्नमेंट ने किसी को सैलरी के फॉर्म में दिया और उस पर्सन ने जाके वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक उसमें से मानते हुए कि 10% हिस्सा अपने पास लिक्विडिटी रिजर्व रेशो की फॉर्म में यानी कि कैश रिजर्व की फॉर्म में अलग से संभाल कर रखेगा और बाकी के 1800 रुपीज़ बैंक दूसरों को लोन की फॉर्म में दे देगा और यही पैसा फिर वाई जिसे लोन बैंक से मिला है वो इस पैसे को किसी और बैंक में डिपॉजिट कर देगा या एक्स अपने अकाउंट से वाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो 1800 रुपीज़ का अमाउंट है वो वाई के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा।
जो कि 2000 का 90% है। अब ये मानते हुए कि वाई का जो बैंक है वो भी ऐसा ही करेगा कि जो पैसा उसके पास आया 1800 रुपीज़, उसका 10% वो अपने पास कैश रिजर्व की फॉर्म में रखेगा और बाकी का जो 90% पैसा है 1620 रुपीज़ 1620 रुपीज़ वो आगे जेड को लोन की फॉर्म में दे देगा। ना इस तरह से जेड के अकाउंट में भी 1620 रुपीज़ आ गए। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। एक्स ने अपने अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए जो कि एक्स को कोई जॉब करने से मिले जहाँ पर वो गवर्नमेंट के पास जॉब करता था। एक्स के अकाउंट में जो 2000 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ उसमें से उसके बैंक ने उसका 10% ये मानते हुए कि एक्स कभी पैसे अपने विड्रॉ करने आ जाए तो कुछ पैसे हमारे पास होने चाहिए। एक्स के अकाउंट में 10% यानी कि 200 रुपीज़ 2000 का 200 रुपीज़ 2000 का 10% 200 रुपीज़ अलग से कैश रिजर्व की फॉर्म में रख लिया और बाकी का 1800 रुपीज़ किसी और को, से फॉर एग्जांपल वाई को लोन की फॉर्म में दे दिया। अब वाई को जो पैसा मिला वाई ने भी अपने अकाउंट में जाकर वो पैसा डिपॉजिट करवा दिया, या उसने सीधा हो सकता है कि जिस बैंक से लोन लिया उस बैंक को ये कहा कि आप इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। ना वाई के अकाउंट में पैसा आते ही वाई के बैंक के पास 1800 रुपीज़ का कैश आ गया। ना अब वाई के बैंक ने भी सेम पॉलिसी यूज़ की जो एक्स के बैंक ने की थी कि अपने जो डिपॉजिट है या कैश है उसका 10% अपने पास सेव करके रख लिया और बाकी का 90% आगे लोन की फॉर्म में दे दिया। तो इस तरह से वाई के बैंक के पास 180 रुपीज़ तो कैश की फॉर्म में बच गया और बाकी का 1620 जो कि 1800 का 90% आता है वो किसी और को लोन की फॉर्म में दे दिया, सेम पॉलिसी यूज़ करते हुए। नाउ जब वाई के बैंक से पैसा जेड के बैंक में पहुंचेगा तो जेड के बैंक में पहुंचा 1620। अब जेड के बैंक ने भी एक्स और वाई के बैंक की तरह ही अपने पास जो कैश आया 1620 उसका 10% अपने पास रख लिया यानी 162 रुपीज़ और बाकी का जो पैसा बचा उसे किसी और को लोन की फॉर्म में दे दिया। तो इस तरह से ये 2000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो आगे ट्रांसफ़र होते होते लास्ट में पूरी इकनॉमी में सर्कुलेट हो गया। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा कि हर किसी ने अपने पास थोड़ा थोड़ा कैश रिज़र्व की फॉर्म में रख लिया और बाकी का पैसा आगे ट्रांसफ़र कर दिया। इसे हम इस प्रोसेस को मनी मल्टीप्लायर में भी यूज़ किया जाता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, अब मैं आपको इसी एग्जांपल समझाता हूँ। मनी मल्टीप्लायर, आपके पास जब 2000 रुपीज़ का कैश आया तो उस 2000 में से 1800 आपने किसी और को लोन दे दिया। फिर जिसके पास 1800 आया उसने 1800 में से 1620 किसी और को दे दिया और ऐसे ही किसी ने 1620 का 10% 162 माइनस करके आगे किसी और को लोन की फॉर्म में दे दिया। तो ये पैसा जब हम टोटल करेंगे 2000 प्लस 1800 प्लस 1620 एंड अप टू सो ऑन अमाउंट, ये मानते हुए कि 2000 से टोटल इन सब का जब किया जाएगा सबके पास जो पैसा पहुंचा 2000 का ही अलग अलग हिस्सा, लेकिन सबके पास 10% माइनस करके 2000 का 10% माइनस करके फिर 1800 का 10% माइनस करके फिर 1620 का 10% माइनस करके सबके पास ये अमाउंट पहुंचता गया। अगर टोटल करेंगे तो 10,000 बनता है, यानी पूरी इकोनॉमी में 10,000 की इनकम जनरेट हो गई। तो असल में हमारे पास हमने प्रिंट कितने किए थे 2000 के नोट, लेकिन वही पैसा आगे सर्कुलेट करते करते उसने इफेक्ट क्या डाला, उसका इफेक्ट क्या हुआ 10,000 रुपीज़ तक का। तो अगर ये 10,000 रुपीज़ के अमाउंट को देखा जाए तो ये उस अमाउंट का 5 टाइम्स है जो अमाउंट आपने प्रिंट किया था। तो ये मल्टीपल इफेक्ट होने की वजह से इसे मनी मल्टीप्लायर का नाम दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैसा सिर्फ 2000 रुपये का ही नोट छपा है, लेकिन वो 2000 आगे ट्रांसफ़र होते 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 उसका इफेक्ट जो आया वो 10,000 का आया, यानी 5 टाइम्स इफेक्ट आ गया।
तो असल में कुछ लोग इस क्रिटिक्स जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं इस कंसेप्ट को, उनका ये कहना है कि मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा कंसेप्ट है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये सिर्फ हवा में ही आप इस कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। असल में ये सिर्फ 2,000 रुपये हैं जो आगे डिस्ट्रीब्यूट होते 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 आपने जिसको 10,000 बोल तो दिया, लेकिन वो 2,000 रुपये ही हैं जो आगे अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को हम मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट कहते हैं। ये जो मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट, आप इसमें कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इस कंसेप्ट के ऊपर आपको कई बार न्यूमेरिकल्स भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर ये काफ़ी इंटररिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, इनको ध्यान से आपने याद करना है। नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के अलग अलग टाइप्स में सबसे पहला है शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किए जाते हैं, और इसकी जो पेड अप कैपिटल है और रिज़र्व्स वो कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं ये भी आरबीआई के ही बैंक्स होते हैं, लेकिन ये आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होते, और इनकी जो कैपिटल पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स हैं 5 लाख से कम होना चाहिए। ऐसे ही इंडस्ट्रियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक्स, सेविंग बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये अलग अलग तरह के टाइप्स हमारे बैंक्स के इसमें इंक्लूड होते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स किसी भी इकनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इकनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करना हो, किसी बिज़नेस को बढ़ावा देना हो, लोगों को उसके लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना हो, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए, यानी किसी भी इकनॉमी में जहाँ पर डेवलपमेंट, जिस हिस्से में डेवलपमेंट नहीं हुई है वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, और एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें पैसा प्रोवाइड करने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, और एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रिटेल ट्रेड और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, और इसके अलावा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना ताकि वो अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें, कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, और इसी तरीके से हमारे जो इकनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हैं उन सभी को आप कह सकते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करना, ये कमर्शियल बैंक का ही काम होता है। तो इसमें हमने बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा अभी कि कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस क्या हैं और किस तरह से कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करता है, मनी क्रिएशन में हेल्प करता है, और ये कैसे मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को जन्म देता है। इट गिव्स बर्थ थ्रू द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, तो अब इसको बहुत ध्यान से अच्छे से रिवाइज करना। इसके बाद हम रीड करेंगे सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। अभी हमने देखा कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कमर्शियल बैंक से ऊपर सेंट्रल बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक हर कंट्री का एक होता है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो कि सारे कमर्शियल बैंक्स का हेड होता है, यानी उन सबका फादर फिगर की तरह होता है। और आगे हम देखेंगे कैसे सेंट्रल बैंक्स कमर्शियल बैंक से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं मनी को लेकर, मनी की सप्लाई को लेकर या डिमांड को लेकर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनमें कैसे उनको ऑपरेट करवाने में या उनको अप्लाई करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट ऑडियो में हम सुनेंगे सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस। थैंक यू।